हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न में। फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कृषि सब्सिडी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कई एग्ज़ाम्स में मेंस के सिलेबस में ये टॉपिक पूछा जाता है, कई एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू फॉर्म में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी विरोध का मुद्दा भी रहता है। कई बार सामान्य चर्चाओं में, डिस्कशन में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है इस चीज़ में। आज हम इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टॉपिक है क्या, कृषि सब्सिडी होता क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं, किन किन सेक्टर्स में इसका इफ़ेक्ट होता है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है सब्सिडी, कृषि सब्सिडी में जो वर्ड है सब्सिडी, आखिर सब्सिडी होता क्या है। तो अगर फ्रेंड्स हम बहुत इजी लैंग्वेज में इसे समझना चाहें व्हाट इज़ सब्सिडी, तो हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार की हमें छूट है, एक प्रकार का डिस्काउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक किसान मार्केट में जाता है कुछ बीज लेने या उर्वरक लेने, कीटनाशक लेने, कुछ भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो उसके कृषि से रिलेटेड हैं, कृषि क्षेत्र में यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं, उन चीज़ों पे सरकार उसे कुछ रियायतें देती है, कुछ सब्सिडी देती है, कुछ डिस्काउंट देती है। उसे हम कहते हैं सब्सिडी। इट मीन्स कि किसान को मिलने वाली छूट बीजों में, उर्वरकों में, कीटनाशकों में या उस कृषि के लिए उपयोग होने वाली बिजली में, इन सब में उसे सामान्य कीमत से कुछ छूट सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है ताकि वो अपने काम को बढ़ा सके, उस काम को सफल बना सके। इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब्सिडी क्या होती है, एक प्रकार की छूट। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सब्सिडी की, टाइप्स क्या टाइप होते हैं सब्सिडी के, तो सब्सिडी फ्रेंड्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, फर्स्ट प्रत्यक्ष एंड सेकंड अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। प्रत्यक्ष इट मीन्स उत्पाद विशेष और अप्रत्यक्ष इट मीन्स गैर उत्पाद विशेष। क्या मतलब होगा इसका कि उत्पाद विशेष? फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा मानिए कि मान लीजिए हम एक किसान हैं और सरकार हमें किसी एक विशेष फसल के लिए सब्सिडी देती है। मानिए कि हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं और सरकार हमें सिर्फ उस गेहूं की फसल के लिए सब्सिडी दे रही है, तो हम इसे कहेंगे प्रत्यक्ष सब्सिडी या उत्पाद विशेष सब्सिडी, क्योंकि वो किसी एक विशिष्ट उत्पाद पे हमें दी जा रही है, ना कि समस्त कृषि के लिए उपयोग होने वाले संसाधनों पर या विभिन्न चीज़ों पर। वो हमें एक स्पेसिफिक उत्पाद के लिए मिल रही है। मान लीजिए कि कोई किसान चावल की खेती करता है और जो सरकार है वो चावल की खेती पर या चावल के उत्पाद पर, चावल की फसल पर एक निश्चित अमाउंट में सब्सिडी प्रदान करती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? उत्पाद विशेष सब्सिडी, क्योंकि ये एक विशेष उत्पाद पर दी जाने वाली सब्सिडी है या छूट है। तो उस उत्पाद के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी, बीज होंगे, उनमें सरकार उसे छूट देगी, जिससे उस उत्पाद की ग्रोथ बढ़ पाएगी। तो हम इसको देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्यों दी जाती है सब्सिडी, उसे हम आगे देखेंगे। अभी हम टाइप में देख रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि उत्पाद सब्सिडी क्या होगी, जो विशिष्ट उत्पाद पर दी जाएगी। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष सब्सिडी और गैर उत्पाद विशेष सब्सिडी, अर्थात कि ये किसी उत्पाद विशेष पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, ये विभिन्न चीज़ों पर दी जाती है जिसका इफेक्ट हर फसल पर, हर उत्पाद पर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी या उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी या किसानों को सिंचाई के लिए या फिर बिजली प्रदान करने के लिए जो बिजली लगती है उसमें दी जाने वाली सब्सिडी। तो इन सब चीज़ों का महत्व किसी एक विशिष्ट फसल के लिए नहीं होता फ्रेंड्स, इसका महत्व हर फसल के लिए होगा। किसान को हर फसल के लिए हो सकता है बिजली की आवश्यकता हो, तो ये सब्सिडी उसकी सारी फसलों पर काम में आएगी, किसी उत्पाद विशेष पर काम में नहीं आएगी। तो इस प्रकार की सब्सिडी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? गैर उत्पाद विशेष सब्सिडी, मतलब अप्रत्यक्ष सब्सिडी। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, कृषि समझौता जो हुआ था, ये एक टॉपिक है, इसे आप याद रख सकते हैं पॉइंट को। WTO में हस्तांतरित एक कृषि समझौता है
डब्ल्यूटीओ में हस्तांतरित एक कृषि समझौता है जिसमें विकसित देशों के लिए कि आप अपने किसानों को कितनी सब्सिडी दे सकते हैं अपने कुल उत्पाद की, तो आप अपने किसानों को उनके कुल उत्पाद की 5% तक सब्सिडी दे सकते हैं। उसी प्रकार से विकासशील देशों के लिए कितनी सब्सिडी रखी गई है कि आप अपने किसानों को कुल उत्पाद का 10% तक सब्सिडी मुहैया करा सकते हैं ताकि वो लोग अपनी फसल उगा सकें, उन्हें उसमें एक विशिष्ट सहायता मिल सके। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब डब्ल्यूटीओ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी, इन दोनों सब्सिडियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? समस्त सहायता। क्या कहा जाता है? समस्त सहायता, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, AMS, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, AMS। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? AMS, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं हम लोग कि आखिर जो किसान सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा किसानों को, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके सकारात्मक पहलू क्या हैं और उसके नकारात्मक पहलू क्या हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के एक ही पहलू नहीं हो सकते। हो सकता है उस सब्सिडी से कुछ नुकसान हो रहे हो सकता है उस सब्सिडी से कुछ फ़ायदा हो रहा हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सकारात्मक पहलू क्या है। तो उसमें जो फर्स्ट पहलू है जो लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, विकास इंजन। आखिर ये विकास इंजन क्या है? तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थात भारत में रहने वाली अधिकतर जनसंख्या जो है, अधिकतर आबादी जो है, वो कृषि पर डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। उनका रोजगार कृषि से चलता है, परिवार की जो आय है वो कृषि पे डिपेंड है। तो भारत जो कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस कृषि क्षेत्र से ही कई क्षेत्रों का योगदान, कई क्षेत्रों का निर्भरता भी टिकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा आर्थिक विकास हो, क्योंकि भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बहुत बड़े मात्रा में होता है। तो जिस निर्यात के कारण भारत में विकास की गति बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती है, तो भारत में जो विकास की गति है उस इंजन को रफ्तार देने के लिए भी कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर हमें इस कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकें और अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। इसी प्रकार से लिखा हुआ है संविधान में वर्णित। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पॉलिटी में तो आप देखेंगे कि हमारे जो DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी इसकी बात कही गई है सामाजिक न्याय के रूप में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसान को सब्सिडी दी जाती है तो किसान अपने लिए एक उच्च गुणवत्ता की फसल उगाने के लिए समस्त वातावरण बना पाता है, जिससे उसकी सामाजिक न्याय बढ़ता है। मतलब एक दूसरे से कंपटीशन का लेवल भी इक्वल होता है, वो ना किसी छोटा बचता है ना बड़ा, बराबरी के लेवल पे आ जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि किसी के साथ भी असमानता ना हो, हर किसान को अपनी फसल उगाने का, उसका व्यवसाय करने का, उसे बेचने का अधिकार हो, वो लोग सुचारू रूप से बेच सकें। तो इसके लिए भी कृषि सब्सिडी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो है खाद्य सुरक्षा। अब ये खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में एक समय ऐसा था जब भारत में खाद्य सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा था। और उस समय खाद्य सुरक्षा के लिए हम लोग खाद्यान्न को आयात करा करते थे बाहरी देशों से। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास खाद्यान्न सुरक्षा नहीं थी, खाद्यान्न का प्रॉपर स्टॉक नहीं था, जिस कारण हम अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बाहर से इसका आयात किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है खाद्य सुरक्षा का। अब अगर हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए तो हमें किसानों को वो माहौल देना पड़ेगा, वो वातावरण देना पड़ेगा, वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे वो एक उत्पादकता में अपनी वृद्धि कर सकें, उत्साह के साथ कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो वो उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, जिस कारण भारत में जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठा है उस मुद्दे में भी हम सुचारू रूप से प्रगति कर पाएंगे। और अब हम वर्तमान में काफ़ी कर भी चुके हैं। फिर अन्य विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में सब्सिडी दी जाती है किसानों को। हर देश अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कराने के लिए या उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्हें कृषि सब्सिडी देता है।
तो फिर भारत अगर ऐसा नहीं करेगा तो भारत में उपस्थित किसान दूसरे देशों से क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। अब उन देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी भारत में किसानों को सब्सिडी देना आवश्यक है। एक पॉइंट और, हरित क्रांति। आप सब जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था, खाद्यान्न से जुड़ा था। अब अगर हमें उसमें तकनीकों का विकास करना है, कृषि अनुसंधान जो है उन्हें बनाना है, ताकि उच्च गुणवत्ता के बीजों की जो है रिसर्च हो सके, अनुसंधान हो सके, ताकि किसान उनका उपयोग करें और अधिक से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न फसल का उत्पादन कर सकें। तो इन सभी औद्योगिक इन चीज़ों के लिए, उनके अनुसंधान के लिए, उच्च बीजों के लिए, कीटनाशकों के लिए, उर्वरकों के लिए भी हमें किसानों को सब्सिडी देना आवश्यक है। तो ये तो थे कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव की। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव आता है उच्च राजकोषीय घाटा। किसानों को सब्सिडी दी तो जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर किसानों की आय में वृद्धि करनी है, किसानों को उच्च गुणवत्ता की कृषि व्यवस्था प्रदान करनी है, पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूफॉल की वजह से, कुछ ना कुछ समस्याओं की वजह से, अत्यधिक किसान सब्सिडी दे देने की वजह से भारत सरकार के राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि निरंतर बढ़ती जाती है। जिस कारण एक सेक्टर में तो हम चलिए दे देते हैं, कृषि सब्सिडी मान लीजिए दे दी जाती है, लेकिन उस कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज सरकार के पास पैसा ही नहीं बचे और सरकार दूसरे सेक्टर्स में जहां पर ग्रोथ की आवश्यकता थी, जहां पर विकास की आवश्यकता थी, वहां पर पैसे की कमी की वजह से विकास ना हो पाए। और जब सरकार के राजकोषीय में घाटे में वृद्धि होती जाएगी तो सामान्यतः बात सही है कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो सरकार दूसरे सेक्टर्स में पैसा निवेश नहीं कर पाएगी, और जब निवेश नहीं होगा तो उन क्षेत्रों का विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये भी मकसद नहीं है। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि क्योंकि राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने के कारण जो दूसरे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य फसलों पर बुरा प्रभाव। अब आप मान लीजिए अभी जो हमने पढ़ा प्रकार में कि प्रत्यक्ष उत्पाद विशेष जैसे एमएसपी, मान लीजिए सरकार कहती है आपसे कि किसानों को गेहूं की फसल के लिए एक एमएसपी तय कर दिया जाता है, मान लीजिए 2000 या 4000 जितना भी एमएसपी दिया जाता है। अब हर किसान क्या समझेगा इस बात से कि गेहूं की फसल अगर हम उगाते हैं तो सरकार हमें कितना एमएसपी दे देती है, कितना सब्सिडी दे देती है, उसमें हमें बहुत सब्सिडी मान लीजिए मिलती है। तो हर किसान के मन में क्या आएगा कि अब हमें गेहूं की फसल ही उगानी चाहिए। तो बाकी फसलों का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ गेहूं से तो खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, सिर्फ गेहूं से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम सब्सिडी को बढ़ाते जाएंगे तो उससे होगा क्या, दूसरी जो फसलें हैं जिन पर सब्सिडी कम है या सब्सिडी नहीं मिलती है, उन फसलों को उगाना, उत्पाद करना किसान कहीं ना कहीं बंद कर देंगे, कम कर देंगे, जिस कारण उनकी कमी बाजार में हो जाएगी, लोगों को वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। और जिन उत्पादों पर, जिन फसलों पर किसानों को सब्सिडी मिल रही है, उन फसलों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण उनकी भी खपत इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसका दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूसरी फसलों पर पड़ेगा। थर्ड, निश्चित लोगों तक लाभ न पहुंचना। कई लोगों तक किसान सब्सिडी का जो वास्तविक लाभ है वो नहीं पहुंच पाता, कुछ लूप फॉल्स की वजह से, कुछ रिसाव की वजह से, कुछ मैनेजमेंट की वजह से। तो एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर यह भी है कि जो हर किसान है, जो छोटे किसान है, उन तक कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। बिचौलिए कहीं ना कहीं इसका लाभ खुद रख लेते हैं और छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। अनुसंधानों में खर्च की कमी, अभी हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसानों को सब्सिडी दे दी जाती है फसलों पर, अत्यधिक फसलों पर सब्सिडी दे दी जाएगी और जिस कारण राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि होती जाएगी, तो सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का। और जब सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा तो सरकार विभिन्न क्षेत्रों में या कृषि के लिए ही नए नए आविष्कार या नए नए इन्वेंशन कैसे करवा पाएगी। ना वो अनुसंधानों पर खर्च कर पाएगी, ना वो उच्च गुणवत्ता के बीजों के लिए रिसर्च करवा पाएगी, ना अच्छे कीटनाशक दे पाएगी, ना ऑर्गेनिक फसल उग पाएगी, कार्बनिक फसलें ना उग पाएंगी। क्यों? क्योंकि सरकार का अधिकतर पैसा सिर्फ छूट पर जा रहा है सब्सिडी के रूप में। तो यहाँ पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि
कि सब्सिडी होनी तो चाहिए, पर एक संतुलित आधार पर होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे सेक्टर्स, दूसरे क्षेत्रों में या कृषि के क्षेत्र में ही हम उसकी आवश्यक चीज़ों पर भी अधिक संसाधनों पर खर्च कर सकें। और जो लास्ट नकारात्मक प्रभाव हम डिस्कस कर सकते हैं वो है पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। पर्यावरण पर कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पर जिस सेक्टर में, जैसे मान लीजिए आपको कीटनाशकों पर सब्सिडी दी जाती है किसानों को, अगर उन्हें यूरिया पर सब्सिडी मिलती है या दूसरे अन्य कीटनाशकों पर सब्सिडी मिलती है, तो अगर वो इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं अपनी फसलों के उत्पादन में, तो कहीं ना कहीं जो भूमि है, जो मृदा है, उसकी उर्वरता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उस भूमि में जो उपस्थित होंगे अवयव जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन या पोटेशियम, इनकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाएगी इन कीटनाशकों का उपयोग करने से। और जब ये मृदा पानी में मिलेगी तो इन्हीं जो तत्व हैं इनकी मात्रा उस पानी में भी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जल को भी प्रदूषित करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना सब्सिडी के द्वारा। आई होप कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव समझ में आए होंगे। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहला निष्कर्ष कि हमें लक्षित सब्सिडी देनी चाहिए। लक्षित सब्सिडी का मतलब फ्रेंड्स कि हमें उन सेक्टर्स में सब्सिडी देनी चाहिए जिन सेक्टर्स में वास्तविकता में सब्सिडी की आवश्यकता है। मान लीजिए कि बाजार में किसी चीज़ की उत्पादन निरंतर कम होता जा रहा है, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन निरंतर कम होता जा रहा है और उसकी मांग बढ़ रही है, तो सरकार किसानों को उस क्षेत्र में उस फसल के लिए विशेष सब्सिडी दे सकती है, जिससे कि किसान उस फसल का उत्पादन बढ़ाएगा और उसकी समस्या कहीं ना कहीं मार्केट में या लोगों के मध्य कम होती जाएगी। तो पहली बात कि लक्षित सब्सिडी होनी चाहिए, अर्थात उन क्षेत्रों में सब्सिडी दी जाए, उन फसलों पर सब्सिडी दी जाए जहां पर उसकी आवश्यकता है, ना कि समस्त फसलों पर। या ऐसी सब्सिडी दी जाए, मान लीजिए किसी फसल पर सब्सिडी दी और उसका उत्पादन बढ़ चुका है, अत्यधिक हो चुका है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो धीरे धीरे उस पर सब्सिडी कम कर दी जाए और दूसरी चीज़ों पर सब्सिडी बढ़ा दी जाए। सेकंड पॉइंट, कृषि सब्सिडी लक्षित समय तक दी जाए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि जब उसकी आवश्यकता, उस सब्सिडी की आवश्यकता खत्म हो जाए तो उस सब्सिडी को बंद कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि उस सब्सिडी को चलाया ही जा रहा है, चलाते जा रहे हैं हम, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो हमें उसे भी देखना चाहिए कि जिस जगह पर हमें लगता है कि नहीं अब इस चीज़ का उत्पादन अच्छा हो गया है, किसान अवेयर हो गए हैं, वो टेक्निक उनके पास आ गई है, उच्च गुणवत्ता के बीज आ गए हैं जिससे वो उत्पादन कर सकते हैं, अब इतनी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कई बार राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए या इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा आपने, किसानों को विशेष सब्सिडी देती हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं आंशिक रूप से तो लाभ मिल जाता है, पार्टियों को मिल जाता है, किसानों को मिल जाता है, पर इससे वास्तविक और दूरगामी जो लाभ है वो नहीं हो पाते। अब मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वो अपनी सरकार के लिए किसानों को सब्सिडी देती है, दूसरी पार्टी आती है वो उससे अच्छा दिखने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है, तो इसका जो सब्सिडी का मूल उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाता, वो उद्देश्य से भटकाव हो जाता है। तो जब भी कृषि सब्सिडी की बात आए तो वहाँ पर इसका राजनीतिकरण ना हो, बल्कि उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम रख सकें। जैसे कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन फसलों के लिए आवश्यकता है, केवल उन फसलों पर और एक संतुलित अनुपात में सब्सिडी दी जाए, ना कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए दी जाए। फिर सब्सिडी कृषि अवसंरचना, बीजों और उर्वरकों पर देनी चाहिए, अर्थात कि कृषि की जो सब्सिडी है उसका अधिकतर हिस्सा सरकार को उन क्षेत्रों में, जैसे कृषि अवसंरचना के लिए संस्थान बनाए जाने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता के बीज प्रदान करने चाहिए, उनके लिए रिसर्च होनी चाहिए जिससे उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों तक पहुंच सकें और वे उनका उपयोग कर अच्छा उत्पादन कर सकें अपनी भूमि पर। उच्च उर्वरक होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के उर्वरक होने चाहिए, इको फ्रेंडली, मतलब कि ऐसे उर्वरक जिनका पर्यावरण पर नुकसान बहुत कम हो, ऐसे उर्वरकों पर रिसर्च होनी चाहिए। तो इन सेक्टर्स में सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। अब ना तो समाप्त करी जाए, ना अधिक समय के लिए, अर्थात कि सब्सिडी का एक समय अंतराल हो
जैसे कि सब्सिडी अनंत काल के लिए न दी जाए, ये एक परंपरा ना बनाई जाए, बल्कि सब्सिडी आवश्यकता के अनुसार दी जाए। अर्थात कि जब किसानों को वास्तविक रूप से सब्सिडी की आवश्यकता है उस समय किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे उन फसलों में या उस लक्ष्य की प्राप्ति होती जाती है, उस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। आई होप फ्रेंड्स, आज हमने कृषि सब्सिडी को जो डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप से आप इसे पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।